नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। आज का अपना जो वीडियो है वो खास तौर से इथोलॉजी का है। जो इथोलॉजी का चैप्टर अपने पहले से स्टार्ट कर रखा था। काफ़ी स्टूडेंट्स डेली कमेंट करते हो आप लोग कि इथोलॉजी को स्टार्ट रखें। अरे भाई, इथोलॉजी का जो भी टॉपिक है वो मैं 2 या 4 दिन से नंबर आता है तो मैं डाल देता हूँ, क्योंकि देखो 2-3 चीज़ें हैं। किसी को इथोलॉजी की आवश्यकता है, किसी को RPSC के जो ओल्ड पेपर हैं उनका सोल्यूशन करवाना है, किसी को जो 3rd यूनिट की जो इकोलॉजी चल रही है उसकी आवश्यकता है। इसलिए जब भी टाइम बैठता है उसके अकॉर्डिंग सभी टॉपिक चल रहे हैं, तो पेपर भी सॉल्यूशन साथ साथ ज़रूरी है। आप कितनी भी पढ़ लो, पेपर सॉल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सिलेक्शन के लिए, इसलिए वो भी साथ साथ ज़रूरी है। इथोलॉजी का मैंने कह रखा है, मैं करा रहा हूँ, और लास्ट जो बुक थी उसका सॉल्यूशन चल रहा है। अभी नई बुक जो एडिशन है आने वाला है, कुछ मैंने उसके अंदर ऐड किया है, इसलिए न्यू एडिशन के रूप में आपको मिलेगी कुछ टाइम के बाद में। तो आज का अपना जो टॉपिक है इथोलॉजी का, इथोलॉजी है ना, व्यवहारिकी, जिसमें आज का अपना टॉपिक रहेगा सामाजिक व्यवहार या फिर सोशल बिहेवियर के नाम से भी जाना जाता है। कि कोई भी जो प्राणी है, कोई भी जीव है, वो किस प्रकार से एक कॉलोनी बनाकर रहते हैं, किस प्रकार से सभी जीव एक साथ में फूड सर्च करते हैं, है ना, शिकार करने की कोशिश करते हैं, अपने जो छोटे बच्चे हैं या फिर उनका जो कॉलोनी है उसकी प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, अपना टेरिटरी जो एरिया होता है या कोई भी क्षेत्र होता है जिसमें उनके सदस्य रहते हैं, उस क्षेत्र की वो कैसे प्रोटेक्शन करते हैं, है ना। और दूसरी चीज़ है कि वो आपस में मैटिंग के लिए एक दूसरे को किस प्रकार से सोशल कम्युनिटी के अंदर रहते हुए वो मैटिंग के लिए अट्रैक्ट करते हैं। सभी चीज़ें कि वो एक दूसरे को कैसे सूचना करते हैं या सूचना का कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे के साथ में, वो सभी चीज़ें किसके अंदर आती है, सोशल बिहेवियर के अंदर आती है। क्योंकि सामाजिक यदि कोई प्राणी है तो उसके अंदर कई सामाजिक एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। जैसे कि अपन सभी जानते हैं, अपन खुद एक सामाजिक प्राणी है। कम्युनिकेशन है, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, आपको कोई डाउट होता है आप कमेंट करते हो, मैं उनका रिप्लाई करता हूँ। कम्युनिकेशन के कई वेज हैं, ठीक है ना। तो ये सभी क्या करते हैं, सोशल एक साथ रहते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं, आपस में एक दूसरे की आवश्यकता समझते हैं, एक दूसरे का काम करते हैं, वो सभी चीज़ें ये शो करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, सामाजिक व्यवहार के नाम से जानते हैं। जंतुओं में या प्राणियों के सदस्य जो एक साथ रहते हैं तथा आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है ना। कॉलोनी का मतलब ये क्या होता है कि कोई भी जो एक जगह रह रहे हैं वो सभी जीव एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। ये उससे बोलेगा, ये उससे बोलेगा, ये उससे बोलेगा, इस प्रकार से क्या करेंगे, इंटरेक्शन शो करेंगे आपस में, जिसे सोशल बिहेवियर के नाम से जाना जाता है। टिनबर्गन ने 1953 तथा डायमंड 1970 के अनुसार एक ही प्रजाति स्पीसीज के सदस्य के बीच, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, एक प्रजाति के कोई जीव हैं तो दूसरे प्रजाति के जीव उनकी भाषा नहीं समझ पाते हैं, इसलिए कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। इसलिए एक ही प्रजाति के जीव होने चाहिए। जैसे अपन है तो अपन गाय भैंस भेड़ बकरी, उनकी भाषा क्या समझेंगे, उनकी जो भाषा है वो कम्युनिकेट कैसे करें, अपन क्या समझेंगे उनकी। अपनी जो प्रजाति है, मानव है, अपन आपस में बोल के समझ लेते हैं। इसलिए सेम स्पीसीज होंगे तो ही वो आपस में क्या करेंगे, पॉजिटिव इंटरेक्शन शो करते हैं, उसे सोशल बिहेवियर कहते हैं। ये डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग है, टिनबर्गन और डायमंड के अकॉर्डिंग है, कि जो ऑर्गेनिज्म एक स्पीसीज में आते हैं, एक स्पीसीज में बिलोंग करते हैं, वो ही आपस में एक दूसरे के साथ में पॉजिटिव इंटरेक्शन करते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, सोशल बिहेवियर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप देखोगे जैसे कुछ स्पीसीज में 2 या 2 से अधिक सदस्य भी क्या बना लेते हैं, सोशल पॉपुलेशन बनाते हैं, जिनका अलग अलग स्तर होता है तथा ये कोऑपरेटिव इंटरडिपेंडेंस कहलाते हैं। कि वो उसके ऊपर डिपेंड है, वो उसके ऊपर डिपेंड है, वो उसकी प्रोटेक्शन करता है, वो उसकी प्रोटेक्शन करता है, वो उसे फूड देता है, वो उसे फूड देता है, ये सभी चीज़ें इंटरेक्शन करते हैं। एनिमल जिनमें संरचनात्मक स्ट्रक्चरल पॉलीमॉर्फिज्म या बहुरूपता पाई जाती है, उसे जैसे मतलब कई ऐसे प्राणी, ऐसे जीव हैं जिनके बाह्य स्ट्रक्चर है उनमें क्या पाई जाती है, पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है, बहुरूपता पाई जाती है। कि उनको देख के अपन बाह्य स्ट्रक्चर को देखकर अपन ये पहचान ले कि ये तो क्या है, नर है, और ये क्या है, मादा है, या फिर ये कोई इनका जो वर्कर है ना, ये कौन सा ड्रोन है,
या क्वीन है, तो उनको अगर बाहर से देख के आप पहचान पाते हो तो वो क्या कहलाती है, बहुरूपता कहलाती है। तो सोशल एनिमल जो होते हैं उनमें बहुरूपता भी एक विशेष लक्षण होता है, जैसे हनी बी है, आंट है और टर्माइट्स है, दीमक वगैरह। ठीक है। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन कैसे होते हैं, अपने अपने काम में परफेक्टनेस होती है उनके अंदर। स्ट्रक्चरल तो इनमें होता ही होता है, लेकिन फंक्शनल भी स्पेशलाइजेशन होते हैं। अपना काम परफेक्टनेस से कोई अलग से करेगा, दूसरा मेंबर है उसमें कोई नया गुण होगा वो उसको परफॉर्म करता है, तीसरा व्यक्ति है उसमें कोई विशेष काम है वो अपना विशेष काम करते हैं। इसलिए इनमें भी काम का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे अपन किसी भी कार्यालय में जाते हैं काम करवाने के लिए, तो अपने को अपन पूछते हैं कि मुझे ये काम करवाना है, तो आपको कहा जाता है उस नंबर चैम्बर में चले जाओ, वहाँ पे स्पेशलाइजेशन इस चीज़ के लिए पर्टिकुलर कैंडिडेट वहाँ मिलेगा आपको। हॉस्पिटल में जाते हो आप डायरेक्ट कहते हो कि मुझे हड्डी का कोई प्रॉब्लम है, तो आपको डायरेक्ट कहा जाता है कि वहाँ डॉक्टर बैठे हैं उस चैम्बर के अंदर, वहाँ पे चले जाओ, हड्डी वाले डॉक्टर मिलेंगे आपको। तो वो क्या होता है, स्पेशलिटी होती है। तो इनके अंदर भी क्या होता है, कुछ लेवल की स्पेशलाइजेशन पाई जाती है। जैसे हायर क्वाड्रेट्स के सदस्यों में डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, कार्य का विभाजन पाया जाता है। ठीक है ना। जैसे बड़े जो भी जीव हैं उनमें क्या होता है, कार्य का विभाजन होता है। हालांकि ये हनी बी के अंदर भी कार्य का विभाजन होता है अलग अलग। जैसे वर्कर अपना काम करते हैं, ड्रोन अपना काम करते हैं, क्वीन अपना काम करती है, तो ये भी क्या है, कार्य का विभाजन ही है। यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, आगे इसमें देखो, सोशल यूनिटी व्यवहार के लिए कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी। देखो कॉलोनी कौन से जीव बना सकते हैं, वही जीव बना सकते हैं जो एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर सके, एक दूसरे को संकेत दे सके, वो एक दूसरे की भाषा समझ सके, तभी तो वो एक जगह मिलकर रहेंगे। मिलजुलने के लिए ज़रूरी है कि वो आपस में बातचीत कर सके। अगर वो आपस में एक दूसरे की भाषा ही नहीं समझ पा रहे हैं, एक दूसरे का इंडिकेशन नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो कॉलोनी नहीं बना पाएंगे। इसलिए सोशल यूनिटी होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपस में कम्युनिकेट करना ज़रूरी है ना। तो वो हो सकता है ऑडिटरी, सुन के करते हो, बोल के करते हो स्पीच, या ऑल्फैक्टरी सूंघ के करते हो, या विजुअल किसी चीज़ को देख के करते हो। आदि के द्वारा क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करते हैं। जो होमोजीनस सहजातीय प्राणियों के बीच में होता है, एक स्पीशीज़ का अलग होगा। ठीक है ना। प्रत्येक स्पीशीज़ में एक अलग गुण होता है। होमोजीनियस मतलब एक स्पीशीज़ के प्राणी हैं वो ही एक दूसरे को समझ पाएंगे। जैसे किसी स्पीशीज़ में किसी चीज़ को सुनकर समझते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं। किसी चीज़ के अंदर वो बोल के करते हैं, किसी में सुन के करते हैं, किसी में वो चीज़ देख के व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इन जीवों में पेरेंटल केयर, प्रोटेक्शन आदि भी पाया जाता है ना। अपने बच्चों की सुरक्षा भी करते हैं, अपने जो कॉलोनी के सदस्य हैं उनके प्रोटेक्शन भी करते हैं, उनके लिए अपनी जान भी देते हैं। जिसे सामाजिक कल्प या ट्रू सोशल एनिमल कहलाते हैं। ऐसे एनिमल जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं, सामाजिक कल्प के नाम से कहते हैं, जो अपनी प्रोटेक्शन भी करते हैं, पेरेंटल केयर भी करते हैं। आगे आप देखोगे इंटर स्पेसिफिक, अंतरजातीय, मतलब दो अलग अलग जातियां हैं उनके बीच में इंटरेक्शन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है ना। अलग अलग प्रजातियां हैं, अलग अलग जाति है, उनके बीच में कुछ जीवों के बीच अंतरजातीय संगठन या व्यवहार पाया जाता है। जैसे आंट, टर्माइट्स, लोयन, मंकी, ये क्या करते हैं, अन्य जो प्रजातियां हैं उनके साथ में भी क्या करते हैं, इंटरेक्शन शो कर लेते हैं। कुछ प्राणी या जीव अलग अलग कंडीशन में सोशल बिहेवियर शो करते हैं। सोशल बिहेवियर अलग अलग कंडीशन में ही शो किया जाता है। जैसे उनके पास एनवायरनमेंट होगा वैसा ही वो क्या करेंगे, सोशल बिहेवियर परफॉर्म करते हैं। वो डिपेंड करता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैसा उनका। जैसे ततैया या वास्प कह सकते हैं, समूह या ग्रुप में सोते हैं। ये इनका अपना एक अलग व्यवहार है कि ये क्या करते हैं, सभी एक साथ में ग्रुप में मिलकर सोते हैं तथा ग्रुप में ही हिबरनेशन में प्रवेश करते हैं। हिबरनेशन पहले भी मैं बता चुका हूँ, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपनी निंद्रा में चले जाए, अपनी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को स्लो कर ले, उस कंडीशन को खास तौर से कब, जब अधिक सर्दी हो, अधिक विंटर हो, उस टाइम में अपनी बॉडी की हीट बचाने के लिए, अपनी एनर्जी बचाने के लिए क्या करते हैं, लंबे टाइम के लिए एक मूर्छित अवस्था में चले जाते हैं, एक निंद्रा अवस्था में चले जाते हैं। उसे क्या कहते हैं, हिबरनेशन, विंटर में। कुछ इंसेक्ट जैसे
लेपिडोप्टेरा, समूह में इंसेक्ट ग्रुप माइग्रेट करते हैं। ये जो है ना लेपिडोप्टेरा के जो समूह के जो इंसेक्ट वगैरह हैं वो क्या करते हैं, सब एक साथ ग्रुप के अंदर मूवमेंट करते हैं, है ना, ग्रुप में मूवमेंट करते हैं इस प्रकार से। तो ये ग्रुप में माइग्रेट करते हैं और ये क्या करते हैं, सब एक साथ में सोते हैं। तो ये क्या कई व्यवहार ऐसे भी हैं जो सभी आपस में ग्रुप के अंदर ही परफॉर्म करते हैं। आगे आप देखोगे जैसे कुछ एनिमल केवल मेटिंग या सेक्सुअली या ब्रीडिंग सीजन के समय ही कॉलोनी बनाते हैं या सोशल व्यवहार करते हैं। मतलब अलग अलग रहेंगे वो, लेकिन जैसे ही अलग अलग जानवरों के अंदर क्या आती है, ब्रीडिंग सीजन आती है, उस ब्रीडिंग सीजन में या सेक्सुअल मेटिंग के टाइम पर ही वो क्या करते हैं, एक ग्रुप में देखने को मिल जाते हैं आपको। इसका मतलब ये केवल मेटिंग के समय क्या करते हैं, कॉलोनी बनाते हैं, ठीक है ना, सोशल बिहेवियर शो करते हैं। सोशल ग्रुप में रहने वाले जीवों में तब तक फायदा या बेनिफिट है जब तक आपस में कंपटीशन ना हो, ठीक है ना। एक ग्रुप में सभी जीव रह रहे हैं तब तक तो बेनिफिट है, जब तक वो आपस में लड़ाई झगड़ा ना करे। कोई भी वही बात है, अपना एक बड़ा परिवार है, अगर सुख शांति से वो परिवार रह रहा है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, कंबाइन रहो एक घर के अंदर। लेकिन जब उनमें फूट पड़ जाती है किसी तीसरे पर्सन के द्वारा और उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा आने लगती है, कंपटीशन होने लगता है, तो वहाँ पर क्या होना है, बेसिक है कि उनका परिवार सेपरेट हो जाए, वो ज़्यादा बढ़िया है, तो आराम से शांति से जी पाएंगे। तो सेम इसी प्रकार से है, बेनिफिट तभी होता है जब ग्रुप में रहने का, जब तक उनको फ़ायदा तभी है जब तक उनके बीच में कंपटीशन ना हो। इसलिए स्मॉल सोशल संगठन जो होते हैं, छोटे जो परिवार होते हैं, छोटे जो कॉलोनी होते हैं, वो क्या होते हैं, हमेशा बेनिफिशियल होते हैं, लाभदायक होते हैं। जबकि बड़े संगठन जो जितने बड़े होंगे उनमें डिमांड बड़ी होगी तो कंपटीशन होगा, उनमें कंपटीशन होगा। किसके लिए, स्थान है वो कम पड़ने लगेगा, भोजन कम पड़ने लगेगा, आपस में मीटिंग के लिए चांस कम मिलेगा उनको। इसलिए ये प्रॉब्लम्स अधिक होने के कारण से उनको नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जब भी सोशल कम्युनिटी बनती है तो छोटे ही होनी चाहिए ताकि वो अपना व्यवहार है वो पूरा दिखा सके या अच्छे से सर्वाइव कर सके। सोशल संगठन में कोई विशेष आकृति या साइज नहीं होती है, ठीक है ना। ये नहीं है इसी कम्युनिटी की कोई बड़ी आकृति, ऐसा कुछ नहीं होता है। फीचर्स और लक्षण, ठीक है ना, कम्युनिटी के ये बेसिक चीज़ें हैं भाई, है ना, इसमें कोई खास चीज़ें नहीं है। जब खास चीज़ें आएगी तो मैं बता दूंगा आपको। कुछ कैरेक्टर सेम स्पीसीज़ के मेंबर कम्युनिटी में होते हैं। ये सबसे बड़ा लक्षण है कि सोशल बिहेवियर कौन सा होगा, सोशल कम्युनिटी कब होगी, जब एक ही प्रजाति के जीव एक साथ में रहते हैं, सभी मेंबर एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करते हैं, सही बात है, सहायता करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए अधिक से अधिक चांस मिलते हो, है ना, एक दूसरे से संपर्क करने के लिए अधिक से अधिक चांस मिले और अधिक से अधिक वो कम्युनिकेट आपस में कर सके। कुछ मेंबर में विशेष लाभदायक लक्षण भी होने चाहिए। ऐसे नहीं है सभी कैसे हो, निठल्ले प्रकार के हो कि सभी मेंबर एक जैसे हो जाए तो उनकी प्रोटेक्शन कौन करे, सभी एक जैसे हो जाए तो शिकार कौन करके लेके आए, उनको फूड कौन दे, प्रोटेक्शन कौन करे बच्चों की, है ना, टेरिटरी एरिया बाउंड्री कौन संभाले। इसलिए कुछ जीव उनमें विशेष लक्षणों के लिए कैसे होनी चाहिए, बेनिफिशियल होनी चाहिए, जो सभी सदस्यों को क्या देते हैं, सहायता देते हो या सभी के लिए क्या वो सहायक हो। आगे आप देखोगे अनकंडीशनल सोशल का मतलब है कि कोई अचानक से कोई सोशल व्यवहार बन जाए, ठीक है ना, अचानक से ग्रुप में रहने लगे, अचानक से सदस्य मिलकर एक सोशल बनाना स्टार्ट कर देते, एक समाज छोटा सा बना लेते हैं जो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है ना। अचानक से बना कैसा होता है, स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। इसलिए कुछ कंडीशन में कभी कभी वो क्या होता है, बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। जैसे आपने लकड़बग्गा जो नाम है, हायना सुना होगा, जंगल के अंदर पाया जाता है, शिकारी भेड़िए के नाम से भी अपन जानते हैं। वो क्या करते हैं, सभी ग्रुप में मिलकर क्या करते हैं, शिकार करते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, जब भी उनको शिकार करना होता है तभी वो क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ठीक है ना। ऐसे वो हो सकता है जंगल में अलग अलग पड़े रहे, लेकिन जैसे उनको शिकार करना है, हमेशा देखना कभी भी हायना जो होता है एक साथ अटैक करते हैं, लकड़बग्गा, है ना, बहुत सारे झुंड में मिलकर, झुंड में अगर वो मिल गए ना तो किसी शेर को भी पछाड़ देते हैं वो। इसलिए वो क्या करते हैं, लेकिन वो अनस्टेबल प्रकार का होता है और उनके बेनिफिट भी होते हैं यदि वो ऐसे करते हैं, कम्युनिटी में साथ में रहने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल वाटर लिली,
जो पानी के अंदर पाई जाती है वाटर लिली, ये एल्कलाइन वाटर में अकेली जीवित नहीं रहती, ठीक है ना। अगर एक प्लांट को आप एल्कलाइन वाटर के अंदर डालते हो, साल्ट वाले वाटर के अंदर, या फिर मतलब अपन कह सकते हैं जो लो पीएच है ना, लो पीएच का मतलब एसिड बेस जो पीएच होती है, हाई पीएच जिसे एल्कलाइन का मतलब हाई पीएच जो है 7 से ऊपर, एल्कलाइन वाटर के अंदर अगर अकेले को डालोगे तो सर्वाइव नहीं करती है। लेकिन यदि इसके ग्रुप में डाल दिया जाए, है ना, ग्रुप वाले बहुत सारे प्लांट एक साथ डाल दिया जाए तो सभी एक सर्वाइव कर जाएंगे। इसका मतलब ग्रुप इनका जरूरी है, ग्रुप में रहेंगे तो बेनिफिशियल, अकेले रहेगी तो मर जाएगी स्पीसीज। कारण कि ये सभी मिलके क्या करते हैं, एल्कलाइन वाटर को न्यूट्रल में कन्वर्ट कर देते हैं। सभी एक साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या बनाता है, एसिड में कन्वर्ट होता है वाटर के साथ में रिएक्ट करके, जो वाटर के साथ मिलकर एसिडिटी बढ़ाते हैं और वाटर को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। और न्यूट्रल करेंगे तो उस वाटर के अंदर ये प्रजाति वो सर्वाइव कर सकती है। ये एग्जाम्पल याद रखना भी वेरी इंपॉर्टेंट है। वाटर लिली, वाटर लिली अकेला एल्कलाइन वाटर में सर्वाइव नहीं करता, लेकिन ग्रुप में अगर डालोगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करके और वाटर को एसिडिटी में कन्वर्ट करके एसिडिटी वहाँ की बढ़ा देंगे और वाटर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा और पूरी कॉलोनी आराम से सर्वाइव कर सकती है। तो ये इनका कॉलोनी में रहना बेनिफिट भी है। यहाँ पे देखोगे आप, इन सोशल, समाज में रहना, यहाँ पे देखो एल्ट्रिज्म एक व्यवहार है जिसे परोपकारिता भी कहते हैं, ठीक है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या फिर जो सेट एग्ज़ाम है लाइफ साइंस, उसमें नेट में कई बार आ चुका है ये वाला टर्म। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एल्ट्रिज्म की व्यवहार जो है वो क्या होता है, प्रत्येक सदस्य अपने हितों को न देखते हुए अन्य सदस्यों की सहायता करते हैं, जिससे स्वयं की मृत्यु भी हो जाती है, जैसे बी, आंट और टर्माइट्स। ऐसा कोई भी व्यवहार जिसके अंदर एक व्यक्ति कॉलोनी का सभी की प्रोटेक्शन के लिए खुद हमेशा तत्पर रहता है, ठीक है ना, खुद हमेशा क्या रहता है, तत्पर रहता है बिना किसी बेनिफिट की। उसको ऐसा कोई नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा मेरे को बेनिफिट मिलेगा या कोई प्राइज मिलेगा, तो उसे क्या कहते हैं, ऐसे व्यवहार को कहते हैं एल्ट्रिज्म, जिसमें हो सकता है इन चांस उसकी भी डेथ हो जाए प्रोटेक्शन करते हुए, लेकिन वो तत्पर रहता है। ऐसा क्या होता है, परोपकारिता बोलते हैं उससे अपनी, ठीक है ना। जैसे वास्प, आंट, टर्माइट्स, बीज में हाई लेवल का या अधिक विकसित प्रकार का सोशल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इसमें प्रत्येक सदस्य स्पेसिफिक कार्य करता है तथा समाज सेवा करता है, ठीक है ना। तो इन सब में क्या पाया जाता है, एल्ट्रिज्म पाया जाता है, ठीक है ना, परोपकारिता पाई जाती है। बर्ड में भी कुछ सोशल संगठन देखने को मिलता है, जैसे एल्बेट्रास, है ना, अल्बाट्रोस कह सकते हो। अल्बाट्रोस सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है, ये याद रखना भाई। सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी कौन सा है, अल्बाट्रोस, है ना, अल्बाट्रोस सबसे बड़ा है उड़ने वाला पक्षी, जिसके सदस्य संपर्क कॉन्टैक्ट में कम आते हैं लेकिन ग्रुप में माइग्रेट करते हैं, है ना। वैसे तो क्या करते हैं, ये ग्रुप में कम आते हैं, एक दूसरे के साथ ग्रुप बनाकर कम रहते हैं, लेकिन जब उड़ेंगे तब क्या करते हैं, ये साथ उड़ते हैं, ठीक है ना। तो उड़ते टाइम पे ग्रुपिंग बनाते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखो, पेलिकैन बर्ड, है ना, पेलिकैन बर्ड पक्षी, ये भी मूल रूप से सोशल होते हैं तथा ये मुख्यतः साइबेरिया और पूर्वी यूरोपीय देशों में जो बर्फ़ पड़ती है उस टाइम पर, देशों में बर्फ़ पड़ने पर भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में, गुजरात, कच्छ के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर आते हैं। कब, जब वहाँ बर्फ़ पड़ने लगे तो इधर आ जाते हैं, जो प्रजनन व भोजन के लिए भारत में आते हैं। तो ये भी क्या है, सोशलिटी है ये, है ना। ये भी क्या है, पेलिकैंस की सोशलिटी है, बर्ड्स की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ से अपन देखेंगे साइबेरिया और पूर्वी देशों से बर्फ़ पड़ने पर भारत देश में गुजरात, कच्छ के मैदान के आसपास वाले मैदानों में आते हैं, और वो कौन से हैं, पेलिकैन पक्षी होते हैं या बर्ड होते हैं, जो वो भी क्या है कि हमेशा कम्युनिटी नहीं दिखाते हैं, सोशलिटी नहीं दिखाते, लेकिन जब वहाँ बर्फ़ पड़ेगी तो ये ग्रुप में मिलकर आपस में माइग्रेट कर जाते हैं। आगे आप देखोगे,
प्राइमेट्स में उच्च स्तर का सोशल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। कैरेक्टर ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, प्राइमेट्स का मतलब सीधी सी बात है जो भी एडवांस मंकी, चिंपांजी, ह्यूमन सब प्राइमेट्स में आते हैं। तो प्राइमेट्स जो है उनमें सोशल व्यवहार जो है वो बहुत हाई लेवल का होता है, क्योंकि उनमें थोड़ा ब्रेन भी होता है, ब्रेन पे काम करता है, दिमाग भी काम करता है, इसलिए उनके अंदर हाई लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो उनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉपरेशन करते हैं। सोशल व्यवहार तभी होता है जब वो एक दूसरे की सहायता करने की भावना किसी में होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। आज की टाइम पर क्या है, हर कोई क्या सेल्फिश है। आज के टाइम पे समाज में आप देखते हो जिसको काम है तब आपको दो आदमी पूछ लेंगे, जब काम नहीं है तो आपको कभी वो याद भी नहीं करेंगे। तो ये अपने वाले नहीं है, इससे बढ़िया तो कहीं अपने से ज़्यादा बढ़िया तो वो इन जानवरों के अंदर ज़्यादा बेस्ट है कि वो क्या करते हैं, हर टाइम पे एनी टाइम एक दूसरे के साथ में रहते हैं, एनी टाइम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, अपनी कम्युनिटी की रक्षा करने के लिए अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हैं वो, ठीक है ना, हर चीज़ में वो प्रोटेक्शन करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, कॉपरेशन कहते हैं। हेल्प टू ईच अदर, एक दूसरे की वो क्या करते हैं, सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसमें रेसिप्रोकल एल्ट्रिज्म पाया जाता है। रेसिप्रोकल एल्ट्रिज्म पाया जाता है कि मैं तेरी प्रोटेक्शन करूँगा, तू मेरे पीछे जो वंश है उसकी प्रोटेक्शन करना। ह्यूमन सोशल में पाया जाता है ना, ये खासतौर से ह्यूमन सोशल में है। रेसिप्रोकल, तू मेरी सहायता कर, मैं तेरी सहायता करूँगा, इन फ्यूचर कभी आवश्यकता पड़ी तो उसे क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल एल्ट्रिज्म। एक दूसरे की सहायता, पहले इसने इसकी सहायता की, जब इसकी आवश्यकता पड़े तो ये इसकी सहायता करेगा, ऐसा तब हो, तो ये क्या है, अलग है। आगे देखोगे कल्चर या सांस्कृतिक, कुछ कम्युनिटी जो है वो इस कारण से भी है, विशेष सोशल संगठन, विशेष सोशल व्यवहार होता है, ठीक है ना। अलग अलग संगठन है, एक अलग अलग उनका क्या होता है, व्यवहार होता है, वो हमेशा की उनकी परंपरा है, जो भी है वो करेंगे वैसे ही करेंगे। जैसे जापानी मकाक, जो बड़ी पूंछ वाले जो लंगूर होते हैं, मकाक जो होते हैं जापानी, उनके अंदर परंपरा है कि वो कॉलोनी में रहते हैं और ऐसा व्यवहार हमेशा से करते आ रहे, तो उनकी वो क्या है, संस्कृति है, उनका कल्चर है, ऐसा ही करेंगे वो। तो वो भी क्या, उनका व्यवहार है जो जन्मों जन्म से चलते आ रहा है। जैसे मिट्टी के अनाज जो है, उन दानों को झील में पानी से धोकर वो क्या करते हैं, खाते हैं। उनके पूर्वज भी ऐसे ही खाते थे धोकर, और उनके बच्चे भी है वो भी क्या करते हैं, अनाज को धोकर खाते हैं। तो ये क्या उनका सोशल कल्चर है एक, कि कोई भी मिट्टी में भरी हुई चीज़ है तो उसको दानों को पहले धोएंगे, उसके बाद में वो क्या करेंगे, खाएंगे। सेकेंड पॉइंट आप देखोगे टेरिटरी का मतलब अपने समाज या एरिया या स्थान सीमा की सुरक्षा करना, बाउंड्री की प्रोटेक्शन करना। जैसे सबसे ज़्यादा टेरिटरी जो एरिया है वो कुत्तों के अंदर देखने को मिलता है। आप देखे में होंगे कि कुत्ते जो है अपने अपने गली, अपने अपने मोहल्ले के अंदर क्या होते हैं, शेर होते हैं, अपनी अपनी गली और उनके ठेकेदार होते हैं, प्रोटेक्शन करके रखते हैं, है ना। दूसरी गली का कुत्ता आ जाए तो क्या मजाल ऐसे गली के अंदर आ जाए, इतने स्पीड से भागते हैं वो, जैसे पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, और जैसे ही उसकी गली खत्म होती है वहाँ से वापस आ जाता है वो। कभी देखना कुत्ते के जब वो भागते हैं तो इतनी स्पीड से भागते हैं और अपनी गली जैसे कंप्लीट होने वाली वहाँ पे इतने जाके ब्रेक लगाते हैं वो स्पीड से, ठीक है ना। इसका मतलब वो क्या है, वो गली का जो कॉर्नर है वहाँ क्या है, उसकी टेरिटरी एंड होती है, वहाँ कंप्लीट होती है और वहाँ से दूसरे की स्टार्ट होती है, तो वहाँ वाला हमला कर देंगे अगर उसमें चला जाएगा तो टेरिटरी जो है वो कुत्तों में देखने को मिलते हैं। हालांकि जंगल में पाए जाने वाले जितने भी जो होते हैं एनिमल्स, उनमें सब में देखने को मिलता है, जैसे लेपर्ड है, लॉयन है, टाइगर है, सब में देखने को मिलती है। तो प्रोटेक्शन करते हैं अपनी बाउंड्री के लिए, तथा ये जीव फिरोमोन्स को यूज में लेते हैं, है ना। अपनी बाउंड्री को पहचानते कैसे हैं, तो ये फिरोमोन्स होते हैं कि कुत्ते जब भी अपनी बाउंड्री के आसपास में घूमते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पर यूरिन छोड़ के आते हैं, और यूरिन छोड़ते हैं तो उनमें क्या होती है, पर्टिकुलर स्मेल होती है, वो पहचानते हैं अपनी स्मेल, तो समझ जाते हैं यहाँ तक कि अपनी प्रजाति है, वहाँ दूसरी स्मेल आ रही है, मतलब वहाँ कोई दूसरे का टेरिटरी एरिया है, तो वहाँ अपनी प्रजाति तक ही सीमित रहते हैं। के लिए एग्रेशन होते हैं, मतलब अग्रेसिव होते हैं, ठीक है ना। टेरिटरी मतलब दिखाते नहीं है, जैसे कुत्ते ऐसे अपनी बाउंड्री के पास खड़े रहते हैं तो इतने दांत दिखा के ऐसे डराने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, वो अग्रेसिव होते हैं, गुस्सा होते हैं। तथा ब्रीडिंग ऋतु सीजन के दौरान नर मादा की प्रोटेक्शन करते हैं। अलग अलग गली के जो डॉग होते हैं या कोई भी जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो कम्युनिटी की जो फीमेल है, अपने एरिया की जो फीमेल है उसकी क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, कि ताकि दूसरे कम्युनिटी वाले या फिर दूसरे जो टेरिटरी एरिया है वहाँ वाले जो मेल है वो इसके साथ मैटिंग करके ना चला जाए। तो ब्रीडिंग सीजन के दौरान ये क्या करते हैं, अपनी फीमेल की भी प्रोटेक्शन शो करते हैं। डोमिनेंसी है ना, कम्युनिटी होता है तो उनमें डोमिनेंसी होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखेंगे अधिक ताकतवर स्ट्रॉन्ग सदस्य अधिक फूड, एरिया, स्थान, जनन, आवास का उपयोग करते हैं। जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा कॉलोनी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, उसको सबसे ज़्यादा एरिया मिलेगा,
जनन करने की, मेटिंग के चांस ज़्यादा मिलेंगे, आवास उसको स्थान अच्छा मिलेगा, भोजन उसको अच्छा मिलेगा, क्योंकि उनको पता है सबकी प्रोटेक्शन यही करेगा। कुछ सदस्य सब डोमिनेंट भी होते हैं, सेकंड होते हैं कि अगर ये कभी ऐसा कमज़ोर है या और कुछ है तो इसके पीछे खड़े होने वाले कौन है, तो वो कैसे होते हैं, वो भी ताकतवर होते हैं, तो उनको सब डोमिनेंट के नाम से जानते हैं। तो कम्युनिटी में अलग अलग ग्रेड होती है ये, तो ऐसे भी डोमिनेंसी की जो ग्रेड है वो भी देखने को मिल जाती है कम्युनिटी के अंदर। अगला है पेरेंटल केयर, है ना। सोशल जो भी जीव हैं उनमें मोस्टली जीवों के अंदर क्या होता है, पेरेंटल केयर होता है, अपने बच्चों की सुरक्षा करने की उनके अंदर जिम्मेदारी होती है। ये प्राणी अपने बच्चों की सुरक्षा, रक्षा, सफाई सब करते हैं, जैसे फिशिस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, इन सब में देखने को मिलती है। सबसे अधिक जो पेरेंटल केयर जो होता है प्राइमेट्स, जो अपन है प्राइमेट्स, मंकी और ह्यूमन वगैरह जो हैं, चिंपांजी वगैरह, उन सब में देखने को मिलती है। एल्ट्रिज्म, यहाँ पे जो अभी अपन पढ़ चुके हैं, एल्ट्रिज्म का मतलब अपनी खुद की बिना परवाह किए सामने वाले को प्रोटेक्ट करना, है ना, मतलब उसकी सहायता करना, अपने साथियों के लिए अपने प्राण तक त्याग देते हैं, ठीक है ना, आपस में सहायता करते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे क्या करते हैं, परोपकारिता दर्शाते हैं, सहायता करते हैं, जो अपन पूरा पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एक व्यवहार है कि कोई जब जीव अपनी प्रजाति के लिए, अपने सदस्यों के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए यदि वो प्राण त्यागता है तो उस व्यवहार को क्या कहते हैं, यहाँ पर खुद का तो नुकसान होता है लेकिन सामने वाला का क्या करके जाता है, वो बेनिफिट करके जाता है, उसे अंट बिहेवियर के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा सा टर्म जो है वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब कोई एक प्राणी अपने सदस्यों के लिए अपने प्राण त्याग देता है तो खुद का तो नुकसान हो गया माइनस, और अगले का बेनिफिट हो गया, उसको बचा के चला गया वो, तो उसे क्या कहते हैं, अंट बिहेवियर के नाम से जाना जाता है। आगे हम देखेंगे कॉलोनी में रहने के फायदे क्या हैं, है ना, कि कोई भी जीव जो कॉलोनी बना के रहते हैं उनके कुछ बेनिफिट हैं तो कुछ नुकसान भी है, हाँ, उनके फायदे क्या हैं। जीवों में एक साथ रहने या सोशल संगठन बनाने के लिए अनेक फ़ायदे होते हैं, जैसे प्रोटेक्शन, एक साथ रहेंगे तो 5, जैसे कोई कॉलोनी है उसमें 5 सदस्य यदि प्रोटेक्शन करते हैं तो पूरी इसके अंदर जो 1000 सदस्य हैं वो सभी क्या है, सेफ़ है। 5 सदस्य पूरे 1000 व्यक्तियों की सुरक्षा कर सकते हैं, इसका मतलब कॉलोनी में रहेंगे तो ज़्यादा चांस है कि वो सुरक्षित हैं। फीडिंग, कॉलोनी में रहेंगे तो उनको ग्रुप के अंदर वो शिकार कर सकते हैं एक साथ में, है ना, तो ग्रुप में रहेंगे तो सब मिल बांट के खा सकते हैं, ग्रुप में आसानी से शिकार कर और भोजन प्राप्त कर लिया जाता है। नॉलेज तथा व्यवहार में वृद्धि, एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे के क्या करेंगे, सीखेंगे, तो नॉलेज में क्या होती है, उनकी वृद्धि होती है, और व्यवहार में भी क्या आती है, सुधार आता है, मतलब इंप्रूवमेंट होता है, क्योंकि डेली कोई भी बच्चे हैं ग्रुप में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो वो अच्छे व्यवहार का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो उसको सीखेंगे। अगर एक बच्चे को जंगल में छोड़ दिया जाए तो वहाँ कुछ देखने को नहीं मिल रहा तो वो वैसा व्यवहार करेगा, इसलिए कॉलोनी में रहते हैं तो उनके नॉलेज और व्यवहार में क्या होती है, बढ़ोतरी होती रहती है। रिप्रोडक्शन के चांसेज या मेटिंग के चांसेज अधिक फ़ायदा मिलता है ग्रुप में रहेंगे तो, अकेला रहेगा तो उसके मेटिंग के चांस मिलेंगे ही नहीं उसे, लेकिन ग्रुप में रहेगा तो खूब मेटिंग के चांस मिल जाएंगे उसको। तो यहाँ पे पेरेंटल केयर, ग्रुप में रहेंगे तो एक यदि कुछ होता है एक सदस्य को तो वो साथ वाले उसके सदस्य हैं वो उनके बच्चों को क्या कर सकता है, सुरक्षा कर सकता है, ध्यान रख सकता है, केयर कर सकता है, तो पेरेंटल केयर आसानी रहती है। जैसे वही बच्चा है, वही बात है, एक कपल एक बच्चे को पाल रहा है, जैसे हमारी जैसी कंडीशन, और एक पूरा परिवार हो, एक कोई फैमिली हो जिसके अंदर 10 सदस्य हो और 10 सदस्य मिलकर उनके एक बच्चा हुआ है, तो 10 सदस्य जब मिलकर उस बच्चे को पालेंगे, केयर करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब 2 एक बच्चे को पाल रहे हैं तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली ऐसी कंडीशन गुजरती है उस टाइम पर कि कैसे मैनेज किया जाए। इसलिए कॉलोनी में या समाज में या परिवार में रहना जरूरी है। एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट के अनुसार जीवों का ढलना या सीखना, ठीक है ना, जो इन्वायरमेंट है उसके साथ में कैसे ढलना मिलना है, कैसे रहते हैं, तो ग्रुप में सभी एक साथ रहेंगे तो आसानी से एक जगह पर क्लाइमेट के अंदर एडजस्ट कर पाते हैं नया एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ये कंडीशन भी देखने को मिल जाती है। आगे देखोगे कि इसके नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज, है ना, सोशल व्यवहार के नुकसान क्या है। नुकसान सबसे बड़ा तो नुकसान यही है
कि अचानक से मान लो कोई जंगल में एक कम्युनिटी रह रही है, अचानक से आग लग गई जंगल में, तो सभी सदस्य एक साथ में नष्ट हो सकते हैं। अगर उस कम्युनिटी में एक साथ मान लो किसी एक जीव को कोई रोग लग गया, कोई वायरस लग गया, कोई संक्रमण लग गया, तो दूसरे उसके संपर्क में रहेंगे, क्योंकि कम्युनिटी में रहते हैं वो, तो मिल बांट के किसी चीज़ को खाते हैं, इन्फेक्शन फैलेगा। तो यदि एक रोग ऐसा संक्रमण फैलता है तो पूरी पॉपुलेशन एक साथ में उनकी नष्ट हो सकती है, सभी इन्फेक्टेड हो सकती है, जिसके कारण से वो क्या होता है, हानिकारक होता है। तो कभी कभी कुछ कंडीशन में डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है ना, कार्यों का विभाजन रहेगा उसके अंदर, ठीक है ना, और कार्य करने पड़ेंगे सबको बराबर। अधिक कंपटीशन, फूड, घोंसला, भोजन, रिप्रोडक्शन, सभी चीज़ों के लिए क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। जैसे जैसे पॉपुलेशन या कम्युनिटी या सोशलिटी की साइज बढ़ती जाती है समाज की, वैसे वैसे इन सभी चीज़ों की डिमांड बढ़ती जाती है और वहाँ पर क्या बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। प्रतिस्पर्धा यदि बढ़ती है तो वहाँ पर क्या होगा, युद्ध होगा तो आपस में मरेंगे कट पिट के, ठीक है ना। किल टू ईच अदर मेंबर, और इसके कारण से क्या होगा, रिजल्ट सभी एक दूसरे को मारने फिरेंगे। लॉस इंडिविजुअलिटी, इसमें एक ये चीज़ ज़रूर है कि यदि आप, ये अपने ऊपर भी अप्लाई होता है, यदि आप किसी ग्रुप के अंदर रहते हो तो आपकी पर्सनल जो पहचान है वो ख़त्म हो जाती है। यदि पर्सनल पहचान बनानी है तो आपको ग्रुप से अलग होके अलग चलना पड़ेगा, तब होता है कि आपको कोई एक अलग पहचान बने। आपकी फेस वैल्यू कब बनती है, फेस वैल्यू बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने पथ पर सेपरेट चलें, कुछ ऐसा क्रिएटिव, कुछ एक ऐसा नया आइडिया क्रिएट कीजिए जिसके कारण से आपको उस वजह से लोग आपकी वैल्यू करें, आपकी फेस वैल्यू बने, आपको पहचाने लोग। तो पहचानने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप ग्रुप से हट के चले, ताकि अपनी अलग से पहचान बने। ग्रुप में रहोगे तो हमेशा छुप के रह जाओगे, इसलिए ज़रूरी है कि अपनी पहचान, इंडिविजुअलिटी, वो हमेशा ख़त्म हो जाती है यदि अपने ग्रुप में रहेंगे तो, ठीक है ना। रोग, यदि कोई डिजीज़ किसी में फैल गया है तो मैंने बताया दिया अधिक तेज़ी से फैलेगा और पूरी पॉपुलेशन, पूरी कम्युनिटी एक साथ में नष्ट होने की संभावनाएं रहती है। प्रीडेशन, आसानी से अटैक कर लिया और शिकार पकड़ ले गया। मान लो ग्रुप में 1000 बैठे हैं, किसी ने अचानक अटैक किया तो कम से कम 1-2 सदस्य तो मुंह में आ ही जाएंगे, उसके पकड़ के फट से लेके चला जाएगा वो। लेकिन अलग अलग रहेंगे तो वो मरने के चांसेस कम रहेंगे, ये वाली चांसेस है। एक मैंने आपको बताया, अचानक से जंगल में आग लग जाए, ऐसे कुछ हो जाए तो पूरी पॉपुलेशन एक साथ में चली जाएगी, तो कम्युनिटी का वो भी नुकसान है। एल्ट्रिज्म, ये जो शब्द है, ये मैं कह रहा हूँ आपको, एल्ट्रिज्म जो क्वेश्चन है वो बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने जहाँ भी इसका कंटेंट मिला है मैंने लिखा है। एल्ट्रिज्म शब्द जो है वो अगस्ट कॉम्टे ने दिया था, ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैंने इसमें डाला है। एक आता है किन सिलेक्शन शब्द, किन सिलेक्शन शब्द मोर्नार्ड स्मिथ ने 1964 के अंदर दिया था। किन शब्द, किन सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। जैसे इसमें सदस्य जनन के लिए खुद को क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे टर्म क्या है, देखो एल्ट्रिज्म अलग है, यहाँ पे है किन सिलेक्शन। किन सिलेक्शन है कि कोई भी एक सदस्य अपने खुद का बलिदान देता है, इसलिए कि मैं खुद का बलिदान दे रहा हूँ, लेकिन मेरे जो जीन है या फिर मेरे जो पूर्वजों के जीन है वो मेरे भाई के थ्रू अगली पीढ़ी में चले जाए। जैसे मान लो कोई एक पेरेंट के 2 बच्चे हैं, अचानक से ऐसी कंडीशन आ गई कि किसी एक को मरना पड़ेगा, तो एक भाई अगर कोई तैयार होता है कि मैं तैयार हूँ, मुझे मार दो, लेकिन मेरे पेरेंट के जो जीन है या मेरे जो 50% जीन है वो मेरे भाई में भी तो है, तो इसके जो बच्चे आएंगे उसमें मेरे भी तो जीन जाएंगे साथ, इसके भी जीन है तो मेरे भी जीन जाएंगे, क्योंकि मेरे पेरेंट के जीन इसमें है, इसलिए मैं कुर्बानी देता हूँ। तो ऐसा जो व्यवहार है, जो जनन क्षमता के लिए या फिर अपने जीनों को अगली जनरेशन में भेजने के लिए खुद की कुर्बानी देता है, लेकिन अपने जो सदस्य है, अपने सिबलिंग्स, अपने भाई जो हैं उनको बचाता है, अपने जो सिस्टर ब्रदर्स हैं उनको बचाता है। ऐसा व्यवहार जो होता है उसे क्या कहते हैं, सेल्फ सेक्रीफाइस करते हैं, अपने जीन को बचाने के लिए कुर्बान करते रहते हैं। इससे जैसे स्टेराइल वर्कर, मधुमक्खी में जो स्टेराइल वर्कर होते हैं, फीमेल होती है खास तौर से, ये क्या करते हैं, जनन में भाग नहीं लेते, प्रोटेक्शन करते हैं, सब कुछ पूरा काम ये करते हैं, क्योंकि इनको पता है इनमें से ही कोई एक जो है वो क्या है, क्वीन है, एक मादा है, वो क्या करेगी, बच्चों को जन्म देगी, तो इनके सबके जीन है वो बच्चों में जाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्योंकि वो भी इनके पेरेंट्स से आए हैं, इसलिए तो ये क्या करते हैं, किसी भी छत्ते के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं वर्कर। तो इनका जो व्यवहार है वो क्या कहलाता है, किन सिलेक्शन कहलाता है, ठीक है ना। जो क्वीन की सहायता करते हैं, रानी को बचा के रखते हैं, चाहे खुद के प्राण इनको देने पड़ जाए, लेकिन रानी की जान नहीं जाने देंगे, क्योंकि रानी जब तक जिंदा है तो अगली पीढ़ी में इनके जीन है वो जाएंगे, ठीक है ना, ताकि वो प्रजनन करे और आगे वंश जनरेशन बढ़ाए इनका, ठीक है, इनकी जीन है वो आगे जा सके।
तो इसे क्या कहते हैं, किन सिलेक्शन के नाम से जानते हैं। इसे हैमिल्टन रूल भी कहा जाता है ना, ये भी नाम याद रखना। हैमिल्टन्स रूल किसे कहते हैं, जिसमें किन सिलेक्शन एक व्यक्ति है अपने साथ फॉलो की अपने भाई बहन की प्रोटेक्शन करता है ताकि उनके जीन अगले वंश में जा सके। ठीक है ना, यहाँ अगला टॉपिक स्टार्ट हो गया है। पहले हनी बी के बारे में डिस्कस करेंगे अगले क्लास के अंदर। आज के लिए तो अपनी क्लास जो है वो यहीं कंप्लीट होती है। सोशल बिहेवियर का जो इंट्रोडक्शन था, सोशल बिहेवियर के शायद हो सकता है 2 पार्ट बने या 3 पार्ट बने, तो जो भी पार्ट बनेंगे मैं अगला पार्ट आपके सामने लेके आऊँगा और आपको यूट्यूब के ऊपर मिल ही जाएगा। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, जरूर रिप्लाई करिए। आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइज।